हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। जैसा कि आप सभी को अब तक पता चल गया होगा, आप सभी जानते होंगे कि भारत के उद्योग जगत का चेहरा माने जाने वाले श्री रतन टाटा का कल रात को देहांत हो गया। 86 वर्षीय रतन टाटा साहब जो थे, टाटा समूह के बहुत लंबे समय तक अध्यक्ष रहे थे। करीब 22 साल तक उन्होंने टाटा समूह की अध्यक्षता की थी। उसके बाद वो रिटायर हो गए थे और अभी जो हैं वो टाटा समूह के एमेरिटस चेयरमैन थे, यानी कि एक तरह से जिसको हम कहते हैं गाइडिंग लाइट जैसा, एक प्रकार के संरक्षक जैसा आप मान सकते हैं। जो व्यक्ति एक्टिवली काम करना छोड़ देता है लेकिन तब भी समूह को गाइड करता रहता है, इस तरह के एक पद पर रतन टाटा साहब थे। बीमार थे, 86 वर्ष के थे। काफी समय से जो उनके पब्लिक अपीयरेंस में भी थे उसमें देखा जा सकता था कि उनके जो तबीयत है, जो स्वास्थ्य है, वो बहुत अच्छा नहीं रह रहा है। और कल रात को वही हुआ जिसका काफी समय से लोग डर था, सबको कहीं ना कहीं सबको लगता था कि शायद बहुत लंबा जीवन अब रतन टाटा साहब का नहीं होगा, और वही हुआ। कल रात को अस्पताल में उनका देहांत हो गया। बीमारियों के कारण वो एडमिट हुए थे। उसके कुछ समय पहले उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट लगाया था कि रेगुलर चेकअप के लिए आए हैं और उनकी मृत्यु की जो अफवाहें चल रही हैं उन पर ध्यान ना दिया जाए। लेकिन उसके कुछ समय बाद उनका वास्तविकता में देहांत हो गया। तो रतन टाटा साहब जो थे वो जैसा कि मैंने आज सुबह अपने हिंदू के लेक्चर में भी कहा कि उनकी व्यक्तित्व और उनकी छवि जो है वो भारत के सामान्य बिजनेसमैन से बहुत अलग थी। आमतौर पे हम जब भी भारत में किसी बिजनेसमैन की बात करते हैं तो उसको लेकर सबके दिल में, सबके दिमाग में एक प्रकार की छवि जो आती है वो ये आती है कि ये व्यक्ति जो है केवल पैसा कमाना चाहता होगा। जो कि मतलब मैं कोई बुरी बात नहीं मानता, इकोनॉमिक्स का टीचर हूं यार, अगर पैसा कमाने को बुरी बात मानूंगा फिर इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ाऊंगा। लेकिन रतन टाटा जो हैं, उनकी जो छवि है वो इस प्रकार के व्यक्ति की थी जिन्होंने अपनी सौम्यता, अपनी सादगी, अपनी डिसेंसी, अपनी शिष्टता से एक अलग तरह का मार्ग छोड़ा। जिन्होंने हमेशा इस प्रकार के ऐसे आपको उनके जीवन से जुड़े हुए हजारों मामले सुनने को मिल जाएंगे। अगर आप सुनना चाहते हैं तो कोई भी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे ऐसा ग्रुप देख लीजिए जो जहां ऐसे लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने टाटा समूह में नौकरियां की हैं या जिनके माता पिता ने टाटा समूह में नौकरियां की हैं। वो आपको बताएंगे कि किस तरह मुश्किल से मुश्किल समय पर भी टाटा समूह ने हमेशा अपने एम्प्लॉइज का ध्यान रखा, कभी उनको कष्ट नहीं होने दिया, उनको संकट नहीं होने दिया। जब बाजार में ऐसा समय चल रहा था कि लोगों की नौकरियां जा रही थी, उस समय भी टाटा ने अपने एम्प्लॉइज को रिटायरमेंट के समय तक का वेतन दिया। निकाला नौकरी से लेकिन वेतन बंद नहीं किया, वेतन रिटायरमेंट तक के समय का दिया। इस तरह के जो निर्णय लेने के लिए टाटा साहब जाने जाते हैं। खैर, तो आज हम एक इंटरेस्टिंग चीज पर चर्चा करेंगे। छोटी सी चर्चा है, 5 मिनट की केवल। वो ये है कि भारत में हमने अक्सर देखा है कि बहुत सारे धनवान लोगों की सूची निकलती है, हर साल आती है कि भाई बिलियनियर्स की लिस्ट आती है, ये भारत के नंबर 1 है, उसमें अंबानी साहब होते हैं, अदानी साहब होते हैं, जिंदल होते हैं, ये सब लोग होते हैं। तो इस लिस्ट में कभी टाटा का नाम क्यों नहीं आया? भाई सवाल ये आता है कि अगर आप देखें तो करीब भाई यार, मतलब टाटा समूह बहुत बड़ा समूह है। अगर मैं अभी आज की तारीख में भी टाटा ग्रुप का वैल्यूएशन देखूं तो वो करीब 365 से 400 बिलियन डॉलर के बीच में इनका वैल्यूएशन है टाटा ग्रुप का। तो सवाल यह आता है कि भारत के जो सबसे अमीर लोग, सबसे धनवान लोगों की सूची हमेशा बनती है या बनती आई है, उसमें रतन टाटा का नाम कभी क्यों नहीं आया? ऐसा हमने क्यों नहीं देखा कि भाई रतन टाटा भी पहले, दूसरे, 5वें, 10वें किसी नंबर पे तो आते, पर ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे और इसके जरिए हम जानेंगे कि टाटा ग्रुप जो है, टाटा समूह जो है, कैसे उनकी शेयर होल्डिंग का पैटर्न जो है वो आम कंपनियों से काफी अलग है। इसको मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं 2025, 26, 27 तीनों में से आप किसी भी वर्ष अगर यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं तो आप हमारे P2I बैच से जुड़ सकते हैं AJ लाइव कोड लगाकर। याद रखिएगा 2025 और 26 का बैच जो है वो 11 तारीख यानी कि कल से शुरू हो रहा है। 27 वाला बैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो भाई आप जो है AJ लाइव कोड लगाकर इन बैचेस से तुरंत जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी को सही आकार दे सकते हैं। देर मत कीजिएगा क्योंकि समय जो होता है यूपीएससी की तैयारी में बड़ा कीमती होता है। चलिए अब हम इस चर्चा पे आते हैं कि भाई टाटा समूह जो है या फिर उसकी वैल्यूएशन, जैसा आपको मैंने बताया कि यार टाटा समूह जो है अगर आप इसको देखें तो यार बहुत सारी कंपनियां हैं, 100 से अधिक देशों में इनका व्यापार है।
ना 100 से अधिक देशों में इनका व्यापार है, और जिसको कहते हैं सॉल्ट टू स्टील एग्लोमरेट, कि भैया नमक से लेकर स्टील तक सब बनाते हैं, गाड़ियां बनाते हैं, नमक बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते हैं, आप जो चीज आप बोलो सब बनाते हैं टाटा। तो उसके बाद भी, और टाटा समूह का अपना वैल्यूएशन आप देखेंगे तो वो 365 से 400 बिलियन डॉलर के बीच कहीं है। तो ऐसे में रतन टाटा का नाम जो है, जो इस समूह के अध्यक्ष थे, उनका नाम जो है वो सबसे धनवान लोगों की सूची में क्यों नहीं आता? तो इसके पहले हम एक बार यह समझते हैं कि धनवान लोगों की सूची में नाम आता कैसे है। देखिए, अगर आज की तारीख में मैं आपसे पूछूं कि भाई मुकेश अंबानी जो हैं, उनकी अगर आप नेट वर्थ देखें, अगर मैं भाई एक बार सच में देखूं, मुझे एग्जैक्टली भी नंबर पता नहीं है, 100 बिलियन, 120 बिलियन, हाँ 119.5 बिलियन, जैसे मुकेश अंबानी साहब की नेट वर्थ जो इस समय बताई जा रही है वो लगभग 119.5 बिलियन डॉलर की है। तो क्या इसका मतलब यह है कि मुकेश अंबानी साहब के पास किसी तिजोरी में, किसी सूटकेस में इतना पैसा रखा हुआ है, या उनके पास इतने पैसे की जमीन है, इतने पैसे के जेवर हैं? क्या इसका मतलब यह है? नहीं। तो आमतौर पे होता क्या है, किसी भी व्यक्ति की जो नेट, खास तौर पे किसी उद्योगपति की नेटवर्थ जो होती है वो किस आधार पे तय होती है? वो तय होती है उसकी कंपनी के, उसके शेयर होल्डिंग में। यानी कि आप इस बात को समझें कि अगर आज की तारीख में कोई भी उद्योगपति जो होता है, कोई भी प्रमोटर जो होता है, उसकी वर्थ का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग सारी वर्थ, मतलब ज्यादातर वर्थ उसकी कैसे होती है? उसकी अपनी कंपनी में जो शेयर होते हैं उनके आधार पर होती है। तो इस बात को याद रखिए, अगर आपको कोई व्यक्ति बिलियनियर की लिस्ट में दिखाई देता है तो ऐसा मत सोचिए कि इसके घर पे 100 करोड़ डॉलर पड़े हुए हैं, या ये तो आपको तुरंत से निकाल के 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए दे सकता है। हो सकता है उसके पास हो ही ना। ऐसा एक फैक्ट है, एक फिल्म आई थी नेटफ्लिक्स पर, स्टार्टअप अपस्टार्ट, सॉरी, आप उसको अगर देखें तो उसमें यही दिखाया है कि भाई एक व्यक्ति जो है उसकी कंपनी यूनिकॉर्न बन जाती है। यूनिकॉर्न मतलब $1 बिलियन से ऊपर उसका वैल्यूएशन हो जाता है। अब मित्रों में कोई झगड़ा होता है जिन्होंने शुरू की थी। एक मित्र कहता है तू मेरे को 10 करोड़ रुपए दे दे और मैं चला जाऊंगा। जो फाउंडर है वो यही कहता है कि यार मेरे पास 10 करोड़ है थोड़े ना, ये तो क्या है, कंपनी के शेयर के दाम बढ़ गए हैं और मेरे पास कंपनी के इतने % शेयर है, तो इसीलिए कंपनी की जो वैल्यू है वो मेरे पास है। तो इस बात को समझिए कि मुकेश अंबानी की भी वर्थ अगर 119.5 बिलियन डॉलर है तो इसका तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं है कि उनके पास घर में तिजोरी में इतना पैसा रखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि उनकी कंपनी के जो शेयर उनके पास हैं, उनकी कंपनी के भी हो सकते हैं, बाकी कंपनियों के भी हो सकते हैं, पर आमतौर पर उनकी अपनी कंपनी के जो शेयर होल्डिंग उनकी है उसकी कीमत इतनी बढ़ गई। इसीलिए आप देखेंगे कई बार ऐसा आता है कि अदानी समूह के शेयर गिरे। जब हिंडनबर्ग हुआ था तो हुआ था ना, अदानी समूह के शेयर गिरे और उस समय हमने क्या देखा, शेयरों के दाम गिरने के कारण गौतम अदानी जो दुनिया के दूसरे सबसे धनवान व्यक्ति थे, अचानक से उस लिफ्ट में नीचे आ गए थे कि नहीं आ गए थे। जबकि ऐसा नहीं कि अदानी के घर से कोई पैसे चले गए, उनकी, मान लीजिए उनकी कंपनी के पास, उनके पास 10% शेयर है एग्जांपल के लिए, तो पहले अगर वो 10% शेयर 100 करोड़ रुपए की वर्थ के थे या 100 करोड़ डॉलर की वर्थ के थे तो वो 100 करोड़ के थे। फिर जब शेयरों के दाम गिर गए तो उनकी वर्थ 80 करोड़ रह गई और वो इस लिस्ट में नीचे आ गए। तो इस बात को, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई कि ये उद्योगपतियों की जो निजी संपत्ति होती है, जो उनकी नेटवर्थ होती है, वो ज्यादातर उनकी कंपनी के शेयरों से बंधी होती है, जुड़ी होती है। अब आते हैं टाटा समूह पर। तो यार टाटा समूह में अब से नहीं, हमेशा से, यानी कि रतन टाटा के पहले से भी, अगर आप जेआरडी टाटा के टाइम पर जाएं या उसके भी पहले जाएं तो आपको यह मिलेगा कि टाटा समूह का शुरुआत से ही एक जो रवैया था वो क्या था, वो था फिलेंथ्रोपिक रवैया। टाटा समूह की प्राथमिकता हमेशा से यह थी कि बिजनेस करना है, लाभ कमाना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिजनेस और लाभ को हमें कहां केंद्रित करना है, हमें उसे समाज सेवा में लगाना है। तो हमें जो है बिजनेस और लाभ को समाज सेवा में लगाना है। तो इस कारण से क्या किया गया, टाटा समूह, जिसके अंतर्गत टाटा की ये सारी कंपनियां आती हैं, टाटा समूह की आपको जान के हैरानी होगी, आपको पता है टाटा समूह के 66% शेयर, यानी कि तकरीबन 2/3 शेयर टाटा समूह के किसके पास है? टाटा समूह के 66% शेयर किसके पास है? टाटा समूह के बेटा 66% शेयर जो हैं वो टाटा परिवार जो ट्रस्ट चलाते हैं उन ट्रस्ट के पास है।
तो टाटा समूह के 66% शेयर जो हैं वो टाटा ट्रस्ट के पास है। यानी कि टाटा समूह अपने अधिकारियों, अपने मालिक, अपने जो फाउंडर हैं, अपने को जो अध्यक्ष हैं, उनको बहुत ही कम शेयर का परसेंटेज देता है और ज्यादातर परसेंटेज जो है वो किसको दिया गया है? टाटा ट्रस्ट को। टाटा ट्रस्ट क्या करता है? ये एक चैरिटेबल संस्था है। टाटा ट्रस्ट क्या करता है? समाज सेवा में इस पैसे को लगाता है। तो टाटा ट्रस्ट जो है वो वास्तविकता में देश का सबसे धनवान चैरिटेबल ट्रस्ट है, लेकिन इसके कारण आप देखेंगे कि रतन टाटा या फिर अन्य किसी टाटा परिवार के व्यक्ति, टाटा परिवार के सीईओ का नाम कभी भी आप देखेंगे कि बिलियनियर्स की लिस्ट में आसानी से नहीं आता है, क्योंकि उनके पास शेयर है ही नहीं, उनके पास बहुत ही कम शेयर हैं। इस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो टाटा ने अपनी सारी वेल्थ जो है वो टाटा ट्रस्ट को सौंपता है। तो टाटा ट्रस्ट क्या करता है? जैसे आपको पता है देश में कई तरह के कैंसर हॉस्पिटल, अलग अलग जगहों पर कैंसर हॉस्पिटल टाटा ट्रस्ट ने खोले हैं, जिसमें भाई गरीब लोगों का सस्ते दामों पर देश के टॉप नॉच डॉक्टर्स वहां पर इलाज करते हैं। तो चैरिटेबल काम बहुत सारा ये करता आया है। तो इस तरह की चीजें ये लोग करते रहे हैं। तो इस कारण से आप देखेंगे कि टाटा ट्रस्ट जो है ये सारी शेयर होल्डिंग, बहुत बड़ी शेयर होल्डिंग इनके पास है। और रतन टाटा या फिर अन्य किसी के पास भी आप देखेंगे कि ज्यादा शेयर होल्डिंग नहीं है, और इस ज्यादा शेयर होल्डिंग ना होने के कारण इनका नाम कभी भी बिलियनियर्स की लिस्ट में नहीं आता है। सोच के देखिए, रतन टाटा जैसा व्यक्ति जिसने अपना सारा जीवन, मतलब आप ये मानिए 22 साल तक टाटा समूह का चेयरमैन रहा, उसके बाद भी टाटा समूह की सबसे बड़ी आवाज रहा, हुरून की जो लिस्ट आती है उसके हिसाब से रतन टाटा की नेटवर्थ जो है, रतन टाटा की नेटवर्थ कितनी है? 3,800 करोड़ रुपए है। अब ये आपको और मेरे को ज्यादा लग सकती है, लेकिन 3,800 करोड़ रुपए यार $500 बिलियन हुआ। सोच के देखिए, मतलब डॉलर बिलियनियर होने के लिए आपको करीब कितना, डॉलर बिलियनियर होने के लिए आपको कितने, करीब 8,000 करोड़ के आसपास चाहिए। यानी कि ये $500 बिलियन से भी कम है। सोचिए, रतन टाटा के कद का आदमी, रतन टाटा के स्टेचर का आदमी जो है, उसकी नेटवर्थ $500 बिलियन से भी कम थी, क्योंकि टाटा समूह जो था वो कभी भी व्यक्तिगत वेल्थ में, व्यक्तिगत संपत्ति बनाने में विश्वास नहीं रखता था। तो रतन टाटा साहब के जीवन के बारे में ये एक इंपॉर्टेंट बात थी जो मुझे लगा मैं आपको बताऊं, और आपको इस बात को समझने की आप शुरुआत करें कि भाई बिजनेस जो है वो ऐसे भी चलाया जा सकता है। बिजनेस चलाने का एक तरीका ये भी है। ठीक है, मैं आशा करता हूं ये आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। इससे जुड़ा कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए, अब जाते जाते आपको एक बार फिर से बता दूं कि हमारे 2025, 26 और 27 के P2I बैचेस जो हैं वो शुरू या तो हो चुके हैं। जब 27 वाला शुरू हो चुका है, 2025 और 26 वाला जो है वो कल से शुरू हो जाएगा शाम 6 बजे से। एजे लाइव कोड लगाकर आप उनसे न्यूनतम दामों पर तुरंत जुड़ सकते हैं। तो आज ही जुड़िए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।